नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कैसे बनाएं मिनरल बट्टिका। आम के बाग में पुष्प गुच्छा रोग की रहती है गंभीर समस्या, कैसे करें समाधान। दुधारू पशुओं से अच्छा दूध उत्पादन मिल सके, इसके लिए विभिन्न प्रकार के हरे चारे और दाना मिश्रण पशुओं को खिलाते हैं। फिर कई बार पशुओं में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण इनका दूध उत्पादन कम होने लगता है। इसी समस्या को देखते हुए पशुओं के आहार में इन तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए मिनरल बट्टिका को बनाया गया है। तो क्या है ये मिनरल बट्टिका, किसान इसे कैसे बनाएं और पशु आहार में इसका प्रयोग किस प्रकार से करें, इस बारे में बता रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार। यूरिया मिनरल मोलासेस ब्लॉक जो है ये दुधारू पशुओं के लिए काफ़ी ज़रूरी है, खास करके वैसे जानवरों के लिए जो ड्राई फॉडर बेस्ड जिनका खाना है, जो शहरी क्षेत्र के जो डेयरी फार्म्स हैं या वैसे किसान जिनको पूरे साल पर्याप्त हरा चारा का उपलब्धता नहीं हो पाता है, वैसे डेयरी फार्मर्स के लिए ये काफ़ी बहुत ज़रूरी है। इसमें नाम से ही क्लियर है, यूरिया मिनरल मोलासेस ब्लॉक, यानी ये ईंट के फॉर्म में एक ब्लॉक होता है, लीक होता है, जो दुधारू पशुओं के लिए चाटने के लिए उसको रखते हैं। जनरली इसको जहाँ पे गायें हमारे दुधारू गायें खाती हैं उसी के नाद के पास रखा जाता है। पशु चॉकलेट यानी कि मिनरल बट्टिका को गुड़, यूरिया, मोलासिस, सोडियम बेंटोनाइट, कैल्साइट पाउडर, गेहूं का चोकर, राइस पॉलिश, कुल्थी, खनिज मिश्रण, नमक और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। ये दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। इसमें मोलासेस है जो एक एनर्जी का सोर्स है, यूरिया डाला जाता है, व्हीट ब्रान का इस्तेमाल होता है, उसके अलावा बेंटोनाइट्स वगैरह यूज करते हैं। इसके अलग अलग कंपोजिशन है, वो डिपेंड करता है किस एरिया के लिए बनाया जा रहा है और इसका साइज भी वेरी करता है। और मिनरल्स वो जो सबसे ज़रूरी है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को, उनको परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए और भी कुछ डाला जाता है इसमें सीमेंटिंग एजेंट्स, जिसकी वजह से ये ईंट के फॉर्म में बन जाता है। तो ये जानवरों के लिए एनर्जी का एक सोर्स है, प्रोटीन का एक रेडी सोर्स है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलता ही है, साथ ही यूरिया के धीमी गति से अंतर्ग्रहण से जैव प्रोटीन का ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसे बनाने की विधि के बारे में। सबसे पहले गुड़ के शीरे को गर्म करके उसमें यूरिया, कैल्साइट पाउडर और सोडियम बेंटोनाइट डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद मिश्रण को धीरे धीरे हिलाते हुए इसमें खनिज मिश्रण, बिनौले या फिर मूंगफली की खली और अन्य बताई गई चीजों को मिलाते जाएं। जब मिश्रण का तापमान 120 डिग्री हो जाए तो इसको 10 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाते रहें और जब सभी पदार्थ अच्छी तरह से मिल जाएं, तो मिश्रण को ठंडा कर लें। फिर उचित आकार के सांचों में डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। इसके बाद इनका उपयोग पशु के आहार के साथ कर सकते हैं। क्योंकि जो हाई एल्डर्स हैं, ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं, 15 लीटर या उससे ऊपर देने वाली गाय हैं, उनको कई बार बैलेंस राशन नहीं मिल पाता है, प्रोटीन की कमी, मिनरल की कमी रह जाती है, जिससे उनका जो क्षमता है, दूध उत्पादन क्षमता है, वो पूरा हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं। तो ये मिनरल UMMB, जिसको यूरिया मिनरल मोलासेस ब्लॉक बोलते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। यूरिया डालते हैं तो चूँकि वो चाटती है तो काफ़ी धीरे स्लो बॉडी में रिलीज होता है, उससे जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन का प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो काफ़ी उपयुक्त है। तो इससे माइक्रोबियल प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, प्रोडक्शन है रूमेन के अंदर, वो काफ़ी बढ़ जाता है और अल्टीमेटली वो छोटी आंत में जा कर के प्रोटीन की मात्रा को शरीर में उपलब्धता को बढ़ाता है। डाइजेस्टिबिलिटी जो उसका पाचन प्रक्रिया है उसको भी वो इम्प्रूव करता है। तो वैसे डेयरी फार्मर्स या जो किसान हैं जिनके यहाँ हरा चारा की उपलब्धता कम है,
जो काफ़ी ज़्यादा दूध देने वाली गाय 15 लीटर या उससे ऊपर वाली गाय रखी हुई हैं, उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल करें। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक, जिसे किसान पशुओं का चॉकलेट और मिनरल बट्टिका आदि के नाम से जानते हैं, इसे पशुओं के आहार में कैसे सम्मिलित करें और इस बट्टिका को कितनी मात्रा में पशुओं को कब दें, चलिए इस बारे में हम आपको बताते हैं। इसका प्रयोग आप सभी पशुओं के लिए कर सकते हैं। प्रतिदिन लगभग 400 से 500 ग्राम बट्टिका पशुओं को दे सकते हैं। प्रतिदिन लगभग 400 से 500 ग्राम बट्टिका पशुओं को दे सकते हैं। दूध दोहने के समय या सुबह शाम के समय पशुओं को मिनरल बट्टिका खिलाना लाभप्रद होता है। तो इससे जो गाय का जो डिफिशियंसी है प्रोटीन का, मिनरल्स का, एनर्जी का, वो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। कई बार एक व्यवहारिक समस्या आता है कि किसान अपने जानवरों को प्रतिदिन नमक नहीं दे पाते हैं या मिनरल मिक्सचर नहीं दे पाते हैं। तो ये लीक अगर उसके नाथ के पास रखा रहेगा दुधारू गायों के पास, तो अपने ज़रूरत के जितना उनका ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो लीक करते रहेंगे और इससे उनका प्रोडक्शन परफॉर्मेंस बना रहेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगा रखे हैं, उनमें मालफोरेशन यानी कि पुष्प गुच्छ बनने की समस्या मुख्य रूप से रहती है, जिसके कारण किसानों को हर साल आम के बाग से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान किस प्रकार से करे पुष्प गुच्छ बनने की समस्या का समाधान, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम में मालफॉर्मेशन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। पूरे देश का जो हमारे जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में ये इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और जो पूर्वी भारत है और हमारे दक्षिण भारत है, यहाँ पे मालफॉर्मेशन का प्रकोप उतना ज़्यादा नहीं है। मालफॉर्मेशन का बहुत सारे कारण से होता है। इसमें से एक मुख्य कारण है फ्यूजेरियम नामक एक फंगस का इन्फेक्शन यहाँ पे पाया गया है। फलों का राजा आम भी आज के समय में कीट रोगों के प्रकोप से अछूत नहीं है। आम के पेड़ों में लगने वाला एक रोग है गुम्मा। इस रोग के कारकों में फ्यूजेरियम सबगल लूटिनेशन नामक फफूंदी का उल्लेख होता है, लेकिन अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोनों का असंतुलन है। गुम्मा रोग से ग्रस्त आम के पेड़ में पत्तियों और फूलों में असामान्य वृद्धि हो जाती है, जिससे एक ही स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं और बोर के फूल गुच्छों में हो जाती हैं। मालफॉर्म पैनिकल हम लोग देख के पहचान जाएंगे जहाँ पे जो मंजर होता है वो गुच्छा जैसा बन जाता है, जिसको फ्लोरल मालफॉर्मेशन बोलते हैं, जो जिसमें फल आने वाले पौधे में ये आते हैं। ये भी देखा गया है कि जो हमारे नए पौधे लगते हैं उसमें भी हम कभी कभी हम लोग गुच्छा जैसा, फूल का गुच्छा जैसा दिख जाता है, जिसको वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन बोलते हैं। जिस पौधे में मालफॉर्मेशन है, जब भी वहीं से साइन स्टिक लिया जाता है और उससे पौधा तैयार किया जाता है, तो वहाँ पे भी मालफॉर्मेशन का चांसेस रहता है। किसान भाइयों, आम के बाग में कई तरह की समस्या आती रहती हैं। जो बागवान समय रहते रोग की सही पहचान करके नियंत्रण के समुचित उपायों को अपनाते हैं, वे आसानी से रोग की रोकथाम करके आने वाले दिनों में अच्छे उत्पादन प्राप्त करते हैं। इसका कंट्रोल के लिए जो सबसे जो इफ़ेक्टिव तरीका होता है कि जब भी हमको मालफॉर्मेशन का पैनिकल मिलता है, तो उस पैनिकल को हम लोग को काटते रहना है। इसको जितने हम लोग काट के हटाएंगे, मैनुअली काट के हटाएंगे, उसका धीरे धीरे 2-3 साल में इसका प्रकोप कम हो जाता है। ये देखा गया है। बहुत जगह में देखा गया है कि मंजर को अगर हम लोग आने के समय में जो बड है उसको तोड़ देते हैं, तो फिर मंजर बाद में आता है। लगभग मंजर फिर से जो नया मंजर आएगा, लगभग 15 दिन के बाद नया मंजर आता है। तो उस समय टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो मालफॉर्म पैनिकल उसमें कम आता है। कुछ स्प्रेज इसमें थोड़ा बहुत इफेक्टिव पाया गया है। जैसे कोई सिस्टेमिक फंजीसाइड होता है, जैसे बाविस्टिन भी हुआ, इसका भी स्प्रे इसमें काम करता है। 1.5 ग्राम बाविस्टिन प्रति लीटर पानी में घोल बना के जब भी हम लोग स्प्रे मारते हैं, जब मंजर आता है, मंजर आने के समय में वो काम करता है। इसका और एक ऑर्गेनिक वे ऑफ कंट्रोल भी बहुत जगह में इसके कारगर पाया गया है। इसके लिए ये देखा गया है कि जो नीम का खली 1 किलो और करंज का खली 1 किलो
और धतूरा का पत्ती 1 किलो, इसको अगर हम लोग अच्छी तरह से पीस के 20 लीटर गोमूत्र में मिला के इसको लगभग अराउंड 10 डेज तक रखा जाता है और उसके बाद वो जो सॉल्यूशन है वो जो सड़ जाता है उस चीज़ को हम लोग 20 टाइम्स डाइल्यूशन, मतलब जो 10 लीटर पानी घोल बना है उसको 200 लीटर टोटल घोल बना के हम लोग उसको पौधा जो मंजर जब शुरू होने का समय होता है, मतलब अगर हम उत्तर भारत में जाएंगे तो जनवरी के महीने में अगर इस चीज़ को हम लोग स्प्रे करते हैं, जनवरी के शुरुआत में अगर हम लोग स्प्रे कर देते हैं और एक बार फिर से हम लोग मार्च के महीने में इसका स्प्रे करते हैं तो इसमें भी बहुत मात्रा में मालफॉर्मेशन को कम होना ये देखा गया है। तो ये भी एक इफ़ेक्टिव उपाय पाया गया है। हम इसमें नैप्थेलिन एसिडिक एसिड नामक एक दवाई मिलता है जो 200 ppm मतलब 200 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको हम लोग स्प्रे करते हैं। इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड तक हम लोग नॉर्थ इंडिया में उसको स्प्रे करते हैं। इसमें भी मालफॉर्मेशन का प्रकोप कम देखा गया है। तो ये कुछ उपाय से हम लोग फ्लोरल मालफॉर्मेशन को हम लोग प्रकोप को कम कर पाएंगे। सबसे जो इफ़ेक्टिव है, हम मैनुअली जितना इसको हटाते रहेंगे धीरे धीरे मालफॉर्मेशन का प्रकोप कम हो जाएगा। और ये फिर से रिपीट भी होता है, लेकिन अगर 2-3 साल इस काम को हम लोग कर लेते हैं धीरे धीरे मालफॉर्म जो शूट्स का उसका प्रकोप आना कम हो जाता है। तो जब भी हम लोग पौधा बनाएं, नर्सरी लोगों के लिए ये मेरा सजेशन रहेगा कि जब भी वो लोग पौधा तैयार करें ज़रूर इसको देखें कि जो पौधा में मालफॉर्म पैनिकल नहीं रहना चाहिए और उसी जगह से ही वो लोग साइंस स्टिक लेके पौधा अगर तैयार करते हैं तो जो छोटे पौधे रहेंगे उसमें मालफॉर्मेशन आने का चांसेस कम रहेगा। ये कुछ सावधानियाँ हम लोग अगर बरतते हैं तो मालफॉर्मेशन का प्रकोप को कम कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे जिन किसान भाइयों ने आलू की फसल लगाई है और इस फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए आपको फसल में खरपतवार नियंत्रण करते हुए सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग कर आलू की फसल को कीट रोगों से बचाना होगा। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ प्रदीप कुमार राणा से। किसान भाइयों, आज हम जो बात कर रहे हैं आलू के वर्तमान समय की, जो आलू की फसल लगी हुई है खेतों में, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। आलू की जो वानस्पतिक वृद्धि है अभी वर्तमान में, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे पौध बन रहे उसमें और आलू विकास करने की अवस्था में है, वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में है। इस समय पे जल प्रबंध की आवश्यकता होती है। 8 से 10 दिन के अंदर में पानी देना पड़ेगा और भारी में 10 से 15 दिन के अंदर में हमको पानी देना पड़ता है। किसान भाइयों, आलू की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद करनी चाहिए और उसके बाद प्रत्येक 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक सिंचाई में पानी आधी मेड़ तक ही देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण चीज, कि इसमें जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर जल भराव होता है, जो आलू बढ़ने की अवस्था में होते हैं तो उनको नुकसान पहुंचता है और वो सड़ने लगते हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है अत्यधिक। इसलिए जल निकास की प्रॉपर ढंग से चैनल के माध्यम से उसमें निकासी की व्यवस्था होना चाहिए। और खरपतवार नियंत्रण जो है तो इसमें हमको निनाई गुड़ाई करना चाहिए। वानस्पतिक वृद्धि में यानी कि कंपटीशन, यानी कि एक रेस का काम करते हैं, जैसे कि दौड़ होती है, निनाई गुड़ाई करना जरूरी, जिससे कि वो कंपटीशन ख़त्म हो और हमारे जो पोषक तत्व है, पानी है, ये सब अच्छे मात्रा में हमको हमारे उस आलू को मिले, उस फसल को मिले जो हम बोए हैं, जिसको लगाए हैं, जिससे कि उसका अच्छा प्रॉपर ढंग से विकास हो और वानस्पतिक वृद्धि हो। अब इसके बाद में हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। अगर फर्टिलाइज़र की हम बात करें तो 40 से 50 किलोग्राम हमको यूरिया की हमको दूसरी डोज देना पड़ेगा और प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके बाद में अगर यूरिया नहीं देते हैं तो 19-19-19 का जो NPK का 2 किलोग्राम का हमको छिड़काव करना पड़ेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। ठंड का दिन है तो पाला पड़ता है, तो पाले के लिए हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि खेत के चारों तरफ हमको जो भी कचरा खरपतवार है इकट्ठा हुआ है, उसको सूखे खरपतवारों को धुआं की प्रक्रिया करना पड़ेगा।
और अगर हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है तो हमको पानी देना पड़े जिससे कि वो ये पाला ना पड़े। यानी कि हमको कुल मिला के ये कहना चाहिए कि फसल को बचाना है। इसके बाद में आती है कीट की बात में। इसमें कीट जो लगते हैं चूसक कीट लगते हैं, जैसे वाइट फ्लाई हो गया और जैसिड। वाइट फ्लाई उसके में वायरस फैलाती है और उसके में एक हिसाब से कहना चाहिए कि इसके छोटी छोटी पत्ती हो जाती है, सिकुड़ जाती है और उसमें कत्थई कलर के स्पॉट्स बनते हैं। और उसके नियंत्रण के लिए हमको इमिडाक्लोर 0.5 का घोल बना करके छिड़काव करना है। अगर हम बात करते हैं आलू की बीमारियों की, तो इसमें एक रोग लगता है अर्ली ब्लाइट, जिसको हम झुलसा रोग भी कहते हैं। झुलसा रोग में ये होता है कि उसकी पत्तियों पे, जो आलू की पत्तियां रहती है उसमें छोटे छोटे छिद्र बनते हैं, कत्थई कलर के स्पॉट्स बनते हैं और वो बिल्कुल जालीनुमा हो जाता है और धीरे धीरे ये रोग फैलते जाता है। इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोल से अंडाकार भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गूदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसको हम अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो इसको उखाड़ करके हम फेंक भी सकते हैं, जला दें या उसको अलग कर दें, गाड़ दें ज़्यादा हो जाए तो। और जैसे इसके नियंत्रण के लिए अगर हम बात करें तो मैंकोजेब हो गया 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो बताई गई बातें हैं उसको आप ध्यान में रखिए और उसको और आलू की अच्छी पैदावार बढ़ाइए। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर के कृषक सुमेर सिंह ने। आप गेहूं की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं पर जानकारी चाहते हैं तो सुमेर सिंह जी, आपकी जिज्ञासा के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारे देश में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है। गेहूं का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन यापन हेतु मुख्यतया रोटी के रूप में करते हैं, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। गेहूं की फसल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में होती है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई इस फसल से अच्छी उपज नहीं ले पाते हैं, जिसके अनेक कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण सिंचाई का ना होना या गलत समय पर गलत ढंग से सिंचाई करना है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई जल की उपलब्धता, मिट्टी की किस्म और मौसम इत्यादि पर निर्भर करती है। जहां तक गेहूं के पौधों के जीवन चक्र की बात है तो इसकी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनको हम अच्छी तरह पहचान सकते हैं और इन अवस्थाओं पर यदि सिंचाई करें तो गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार मिलती है। इसलिए किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय 20 से 25 दिन पर करें। दूसरी सिंचाई कल्लों के विकास के समय 40 से 45 दिन पर करें। तीसरी सिंचाई तने में गांठ पड़ते समय 60 से 65 दिन पर। चौथी फूल आते समय 80 से 85 दिन पर। पांचवी दानों में दूध पड़ते समय 100 से 105 दिन पर। और छठी सिंचाई बालियों में दाना सख्त होते समय 115 से 120 दिनों पर करनी चाहिए। किसान भाइयों, पौधों की बढ़वार के लिए प्रत्येक अवस्था में पानी की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह पता चलता है कि पौधों के जीवन चक्र में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिस पर सिंचाई न करने पर हानि पहुंचती है। यह अवस्थाएं सिंचाई की दृष्टि से क्रांतिक अवस्थाएं कहलाती हैं। पानी की उपलब्धता के अनुसार किसान को गेहूं की फसल में सिंचाई इस तरह से करनी चाहिए। गेहूं में सबसे ज्यादा नुकसान मुख्य जड़ बनते समय सिंचाई न करने से होता है। जिन किसान भाइयों के पास पानी केवल एक सिंचाई के लिए उपलब्ध है तो यह सिंचाई मुख्य जड़ के विकास की अवस्था में कर देनी चाहिए, जो बुआई से 21 दिन पर करनी चाहिए।
2 सिंचाइयों के लिए यदि पानी उपलब्ध है तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ के विकास के समय तथा दूसरी फूल आते समय करनी चाहिए। यदि पानी 3 सिंचाइयों के लिए उपलब्ध है तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ के विकास के समय, दूसरी सिंचाई तने में गांठ बनते समय तथा तीसरी दाने में दूध बनते समय करनी चाहिए। यदि 4 सिंचाइयों की सुविधा है तो सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय, तने में गांठें बनते समय, बाली निकलते समय तथा दानों में दूध बनते समय करनी चाहिए। गेहूं की फसल में ड्रिप या स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर पानी की बचत होने के साथ साथ समय और श्रम की बचत होती है और गेहूं की पैदावार भरपूर मिलती है। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।